भारत के 3 राज्यों में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है। तीनों राज्यों में 3 कद्दावर चेहरे पहले मौजूद हैं। बावजूद इसके बीजेपी की तरफ से अब तक सीएम के चेहरे का ऐलान नहीं हुआ। हालांकि ये चौंकाता है क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ताकतवर फेस हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी देरी क्यों? क्या 2024 की रणनीति के तहत कोई फैसला होना है या फिर इस बार तीनों राज्यों में बीजेपी सरप्राइज फेस वाली परिपाटी पर आगे बढ़ेगी? जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। तीन राज्य सीएम की रेस, सरप्राइज होगा फेस। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की शानदार जीत के बाद से यही सवाल सियासी गलियारों में तैर रहा है। हालांकि ऐसा पहली बार है जब सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी में इतनी कवायद हो रही हो। इसलिए अटकलों का बाजार गर्म है। सभी जानना चाहते हैं कि आखिर वो फॉर्मूला क्या होगा जिसके आधार पर मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा चुना जाएगा। पार्टी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान या रमन सिंह जैसे दिग्गज को फिर से मौका देगी या नए चेहरे पर दांव खेला जाएगा? ये प्रश्न इस समय तीनों राज्यों के बीजेपी कार्यकर्ता, समर्थक और खुद दावेदारों के दिमाग में भी घूम रहा है। सोमवार को वहाँ विधायक दल की मीटिंग रखी गई है और मुझे दायित्व है तो मैं जाऊंगा और मेरी आशा है जैसे हरियाणा, जैसे भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रदेश के अंदर सर्वसम्मति से जो भी फैसले होते हैं तो सर्वसम्मति से फैसले होंगे। हालांकि राजस्थान के जो चेहरे इस समय लाइमलाइट में हैं, उनमें पहले नंबर पर वसुंधरा राजे हैं। फिर राजघराने से ही दूसरा चेहरा दिया कुमारी का है। इसके बाद बाबा बालकनाथ, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव पर भी दांव खेले जाने की संभावना है। मध्य प्रदेश में भी यही स्थिति है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पहले स्थान पर माना जा रहा है। इसके बाद प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी सीएम पद का दावेदार माना जा रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अब भी पहले नंबर पर हैं। इसके बाद अरुण साव, रेणुका सिंह और विष्णुदेव साय का नाम रेस में अनुमानित है। तो हमारा एक संकल्प है कि सभी 29 लोकसभा की सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीते और 29 के 29 सांसद मोदी जी के गले में कमल की फूल की माला पहनाए, पूर्ण बहुमत यहाँ मिले, इसके लिए अभियान शुरू हुआ है। और विकसित भारत संकल्प यात्रा यह भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यापक कार्यक्रम है। इस यात्रा के माध्यम से सारे देश को, भारत को विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पबद्ध करना है। अब प्रश्न ये है कि जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 3 चेहरे पहले से ही जनता के बीच स्वीकार्य माने जा रहे थे, तो फिर नए चेहरे पर कवायद की जरूरत क्या है? इसका सीधा सा जवाब ये है कि तीनों राज्यों में इस बार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है और राज्यवार सियासत में सामाजिक समीकरण और परिस्थितियां दोनों अलग हैं। इसलिए 2024 को ध्यान में रखते हुए कवायद जारी है। हालांकि सीएम पद की रेस के गणित में एक फैक्टर कॉमन है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अक्सर सरप्राइज दिया है। इसलिए इस बार ऐसा ही कुछ होने की संभावना हर किसी के दिमाग में है। मुझे लगता है कि ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की डिस्क्रिशन होगा, विवेकाधिकार होगा कि वो किसको सीएम बनाना चाहते हैं और किसको नहीं। इसमें कास्ट फैक्टर या कोई और फैक्टर मुझे नहीं लगता मायने रखता है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है और उस चेहरे के सहारे ही 2024 के लिए उम्मीदों की इमारत भी गढ़ सकती है। हालांकि ऐसा करने से पहले पार्टी इस रणनीति के असर का पहले ही आकलन करने में लगी है। यही वजह है कि सीएम के लिए अभी तक चेहरा तय नहीं हुआ है। अब सवाल ये है कि अगर नया चेहरा तय होता है तो फॉर्मूला क्या होगा? मुमकिन है कि 2024 के चुनाव के लिए बंधी उम्मीद के अनुरूप काम करने वाला चेहरा चुना जाए, जो पार्टी और जनता के बीच परफॉर्मेंस के मोर्चे पर खरा उतरे, जातीय प्रतिनिधित्व के समीकरण पर भी बिल्कुल फिट बैठे और प्रदेश में एक प्रभावशाली जनप्रिय व्यक्ति के रूप में पहचाना जाए। हालांकि ये सभी खूबियां उन पुराने कद्दावर चेहरों में भी हैं, जो तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार संभाल चुके हैं। लेकिन हो सकता है कि आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने इन्हें बदलने का फैसला लिया हो। अलबत्ता तीनों राज्यों के कद्दावर नेताओं की अपनी एक अलग छवि है। वसुंधरा राजे के पास सरकार चलाने का अनुभव है,
वो बीजेपी को खड़ा करने वाली राजमाता सिंधिया की बेटी हैं और पूरे राजस्थान में एक प्रभावशाली चेहरा भी हैं। वहीं शिवराज सिंह की बात करें तो वो मध्य प्रदेश में एक जनप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। महिलाओं से संबंधित योजना चलाने के लिए प्रसिद्ध हैं और 16 वर्ष तक बीजेपी की सरकार प्रदेश में चलाने का उन्हें अनुभव भी है। ऐसा ही छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह का फेस भी है। वो छत्तीसगढ़ में लोकप्रिय हैं। उन्होंने खाद्यान्न सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की, जिससे उन्हें चाउल वाले बाबा का नाम भी मिला और उनके पास 15 साल सरकार चलाने का अनुभव भी है। यानी इन चेहरों को सीधे दरकिनार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रदेश के ताकतवर चेहरे हैं जो पूरे प्रदेश की जनता के बीच पैठ रखते हैं। लेकिन बीजेपी का अपना एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड खास तौर पर 2014 के बाद और भी मजबूत हुआ है। रिकॉर्ड है सरप्राइज फेस का। 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में एक सरप्राइज सीएम फेस आनंदीबेन पटेल का था। इसके बाद 2016 में भी विजय रूपाणी को गुजरात का सरप्राइज सीएम बनाया गया और 2021 में भी गुजरात में दावेदार चेहरों को छोड़कर भूपेंद्र भाई पटेल को मुख्यमंत्री पद सौंपा गया। ठीक ऐसे ही 2014 में हरियाणा में राज्य में हुए चुनाव के बाद सभी अटकलों को विराम देते हुए मनोहर लाल खट्टर सीएम बनाए गए। बात झारखंड की करें तो 2014 में बीजेपी ने चुनाव जीतकर यहां बिल्कुल नए चेहरे रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया। यही एक्सपेरिमेंट देवभूमि उत्तराखंड में भी हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद मार्च 2021 में बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत को सीएम पद की कमान सौंप दी। इसके बाद 2021 में ही जुलाई के महीने में पुष्कर सिंह धामी को सीएम फेस बना दिया। हालांकि पुष्कर सिंह धामी 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन बीजेपी ने तब भी सरप्राइज दिया, सीएम उन्हें ही बनाया। यानी बीजेपी हमेशा सीएम फेस पर सरप्राइज देती रही है, इसलिए इस बार सरप्राइज फेस की उम्मीद बढ़ गई है। अगर आप किसी फेस पर चुनाव लड़ते ही नहीं है, आपका फेस सिर्फ नरेंद्र मोदी होता है, तो फिर नरेंद्र मोदी की ही चॉइस होगी। आप नरेंद्र मोदी के मन से जो नेता निकलेगा सीएम का, वो आपको सरप्राइज करता है। वो नरेंद्र मोदी या अमित शाह को सरप्राइज नहीं करता है। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी की सीएम पॉलिसी नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद बनाई गई हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले मध्य प्रदेश में बाबूलाल गौर का सीएम बनना, फिर उन्हें हटाकर 2005 में शिवराज सिंह को सीएम बनाना और छत्तीसगढ़ में बिना फेस के चुनाव लड़ने के बाद रमन सिंह को बतौर सीएम चेहरा पेश करना भी बीजेपी के सरप्राइज पॉलिसी का ही हिस्सा है। शिवराज सिंह चौहान खुद अपने लिए सीएम बनना उनके लिए भारी है, या वसुंधरा पूरी जोर लगाने के बावजूद अगर नहीं बन पाती हैं या रमन सिंह नहीं बन पाते हैं, तो वो कितना गणित नरेंद्र मोदी का बिगाड़ सकते हैं। हालांकि इस बार रणनीति अलग है। नए चेहरे मिशन 2024 में फिट बैठने के लिए चुने जा सकते हैं और तय है कि राज्य से केंद्र का गणित आसान बनाने वाले हर समीकरण पर इन चेहरों को परखा गया होगा। हालांकि अनुमानित पर्दे के पीछे के ये चेहरे अब जल्द ही सामने होंगे। मध्य प्रदेश में एक और जहां मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा तेज हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए विधायकों की कवायद भी चल रही है। बीजेपी बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापस आ गई, लेकिन पार्टी के 12 मंत्री चुनाव हार गए। इनमें 4 मंत्री तो ग्वालियर चंबल के भी हैं। ऐसे में नए मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। मध्य प्रदेश के रण में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। अब पार्टी मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल बनाने की भी तैयारी में जुट गई है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाए, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। आपको बता दें, प्रदेश सरकार के 31 मंत्रियों में से 12 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें ग्वालियर चंबल अंचल के 4 मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, भारत सिंह कुशवाहा, महेंद्र सिंह सिसोदिया और सुरेश धाकड़ चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अब इनके स्थान पर ग्वालियर चंबल से कुछ नाम मंत्रिमंडल की रेस में शामिल हो गए हैं, जिनमें सबसे ऊपर है ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर और नारायण सिंह कुशवाहा। वहीं भिंड जिले से नरेंद्र सिंह कुशवाहा, राकेश शुक्ला और अम्बरीश शर्मा का नाम भी आगे चल रहा है। वहीं सिंधिया के खास मोहन सिंह राठौर का नाम भी चर्चा में है। जैसे ग्वालियर से अगर हम बात करें तो ग्वालियर से 2 मंत्री बनने की संभावना हमेशा रहती है
और नारायण सिंह कुशवाहा जो पहले मंत्री रह चुके हैं, इस बार उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। और प्रद्युम्न सिंह तोमर पहले से ही कैबिनेट मंत्री हैं, तो निश्चित तौर पर उनका परफॉर्मेंस भी ठीक था, सिंधिया जी के नजदीक थे। भिंड में अभी संभावना है कि एक ठाकुर एक ब्राह्मण को मिनिस्टर बनाएं। नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए हैं। ऐसे में ब्राह्मण वर्ग को साधने के लिए जो नाम सबसे आगे चल रहा है वो है राकेश शुक्ला और अमरीश शर्मा का। राकेश शुक्ला तीसरी बार ग्वालियर से निर्वाचित हुए हैं, तो वहीं अमरीश शर्मा ने लाहार से कांग्रेस के दिग्गज गोविंद सिंह को हराया है। क्षत्रिय वर्ग को खास रखने के लिए भिंड के विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा का नाम चर्चा में है, तो वहीं सिंधिया के खास सुमावली से विधायक ऐदल सिंह कंसाना ओबीसी वर्ग को साध सकते हैं। देखो क्या है, योग्यता क्षमता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जैसा कंसेप्ट है कि हम सामाजिक समरसता में भी विश्वास रखते हैं, तो उस तरह से सभी लोगों को साथ में लेके, जैसा मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उसमें सब लोग सहमत रहते हैं और उसी हिसाब से मंत्रिमंडल बनेगा। है ये तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा कि किसके हिस्से क्या आता है, लेकिन एक बात साफ है कि मंत्रिमंडल गठन में 2024 के लोकसभा चुनाव का फैक्टर जरूर देखा जाएगा। इस बार ग्वालियर चंबल अंचल से कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिनमें भिंड से अमरीश शर्मा, नरेंद्र सिंह कुशवाहा या फिर राकेश शुक्ला को शामिल किया जा सकता है। मुरैना से ऐदल सिंह कंसाना, तो ग्वालियर से नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युम्न सिंह तोमर के नाम शामिल हैं। कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पार्टी की ये कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा जिलों को नेतृत्व दिया जा सके। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। ज्योतिरादित्य सिंधिया, अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की चुनावी जीत में किसी को बेस्ट डेब्यू का पुरस्कार दिया जाएगा तो वो शख्स ये है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ बीजेपी में खास पहचान बनाई बल्कि कांग्रेस के तमाम धुरंधरों के हार की स्क्रिप्ट लिख डाली। खासकर दिग्विजय सिंह के राजनीतिक भविष्य को हाशिए पर पहुंचा दिया। इसलिए हर ओर चर्चा हो रही है सिंधिया और उनके फैक्टर की। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का परिणाम आ गया है। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जहां सरकार बनाई है, तो वहीं कांग्रेस की हाथ निराशा लगी। हर ओर मोदी और शिवराज की चर्चा हो रही है, लेकिन इस बीच एक ऐसा नाम भी लाइमलाइट में बना हुआ है जिसने 3.5 साल में पूरे राजनीतिक परिदृश्य को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई। वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बोए कितने भी नफरत का बीज, हम उसे स्नेह का गुलदस्ता बना देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर विकास का पुल बना कर देंगे। तू छोड़ झूठ की नहर, हम उस पर विकास का पुल बना कर देंगे। तू तबीयत से फैला कितनी भी कीचड़, तू तबीयत से फैला कितनी भी कीचड़, तू तबीयत से फैला कितनी भी कीचड़, हम उसमें भी कमल का फूल खिला देंगे। इस पूरे चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के निशाने पर सिंधिया रहे। खासकर दिग्विजय सिंह और उनके समर्थक नेताओं ने सिंधिया पर तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाए, लेकिन कभी केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने इसका जुबानी जवाब नहीं दिया, बल्कि दिग्विजय के करीबियों को हराने की रणनीति पर काम किया और वो दांव काम भी कर गया। इस चुनाव में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह को हार झेलनी पड़ी। साथ ही केपी सिंह, गोपाल सिंह, जीतू पटवारी की करारी हार हुई। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और सज्जन वर्मा भी हार गए। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह बमुश्किल अपनी सीट बचा सके। माना जाता है कि ग्वालियर, चंबल और मालवा क्षेत्र में सिंधिया परिवार की बहुत इज्जत है और लोग आज भी महल के आदेश मानते हैं। इसलिए सिंधिया ने जमकर इन क्षेत्रों में प्रचार किया और जब सिंधिया पर वार हुआ तो वोटर ने अपने मत से इसका जवाब दिया। दिग्विजय सिंह जी हो, प्रियंका गांधी हो या इनके समर्थक नेता हो, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पर ओछी टिप्पणियां की थी, परिवार तक चले गए थे, कद पर टिप्पणी की थी, जनता कभी भी इस असभ्य भाषा को
अपने प्रिय नेता के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करती है और जवाब मिला है जिस प्रकार से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई है। हालांकि कांग्रेस इस बात को मानने के लिए अभी तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि हार के कई और फैक्टर हो सकते हैं। सिंधिया जी का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसके ऊपर अगर जाएंगे कैसे कौन हारा है, बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हैं उस पे। सिंधिया जी का कोई विषय नहीं है। सिंधिया जी पे तो हम सब हमलावर हैं और हम सब उन सब पे हमलावर होते हैं जो लोकतंत्र को हनन करते हैं, लोकतंत्र की हत्या करते हैं। तो ये सिंधिया जी का कोई विषय नहीं है। कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, लेकिन एक बात साफ है कि अब आने वाला समय दिग्विजय सिंह के राजनीतिक जीवन के लिए कठिन होने वाला है, क्योंकि उनकी गुटबाजी ने कहीं न कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। हम देखते हैं सिंधिया का प्रभाव निमाड़ मालवा और इधर मध्य भारत के कुछ इलाकों में, वहां भी पार्टी ने उनका उपयोग किया। उन्होंने भी लगभग 70-80 जो है विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। तो वहां ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और चुनाव प्रचार में निश्चित तौर पर पार्टी को कुछ लाभ हुआ है। उसमें खास तौर पर दिग्विजय सिंह तो अलग थलग पड़ी गए और उनके भविष्य को लेकर तो बहुत ज्यादा है नहीं। खैर, अब आगे चुनौती बड़ी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घड़ी आने वाली है। ऐसे में देखना होगा कि कैसे कांग्रेस सिंधिया फैक्टर से निपटती है और दिग्विजय सिंह के जुबानी वार पर क्या रोक लगाती है, जिससे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अब बीजेपी में कद बढ़ा है, तो वहीं कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल। 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से मिली जीत के बाद बीजेपी गदगद है, लेकिन अब तक सीएम फेस को लेकर कुछ साफ नहीं हो पाया है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसी के साथ मुख्यमंत्री की रेस में सिंधिया परिवार के नाम की भी गूंज सुनाई दे रही है, या यूं कहें कि बुआ और भतीजे की ओर सियासी समीकरण बनने लगता है। कैसे, आइए समझते हैं इस पूरे समीकरण को। वसुंधरा राजे सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्यमंत्री बनने के रास्ते में एक अड़चन सबसे बड़ी परिवारवाद की खड़ी हो गई है, क्योंकि वसुंधरा अगर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं, तो मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम नहीं बनाई जाएंगी और ज्योतिरादित्य बनते हैं तो वसुंधरा का रास्ता बंद हो जाएगा। जानकारों का यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए परिवारवाद से दूरी बनाएगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी के बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के पद को लेकर मंथन का दौर तेज हो गया है और जब पूरे सूबे में मुख्यमंत्री को चुनने की बात हो तो पार्टी को सभी समीकरणों पर गहराई से रिसर्च करने के बाद फैसला लेना पड़ता है, जिससे कि कोई पक्ष नाराज न हो जाए। और बीजेपी के लिए तो और भी अहम इसलिए हो जाता है कि बीजेपी ने चुनाव भी सबका साथ सबका विकास नारे को लेकर लड़ा था। ये आपके माता, आपके पिता, ये आपकी बहन, ये आपकी बीवी, ये आपका बच्चा, ये आपकी बच्ची का भविष्य सुरक्षित रखना है तो हाथ में तलवार और हाथ में ढाल लेकर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जहां एक और मध्य प्रदेश में भतीजे और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है, तो वहीं राजस्थान में बुआ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे चल रहा है। जब हमने इस सियासी गणित पर बीजेपी से जानना चाहा तो वो भी साफ साफ बोलने से बचते रहे और साफ कह दिया कि निजी भावना और पार्टी में अंतर होता है। ये निर्णय पार्टी का है, विधायक दल का है, वो करेंगे तय, इसलिए उस पर कोई मेरी टिप्पणी करने का औचित्य नहीं है। ये जोशियों का और लोगों का आंकलन है, पर निर्णय तो पार्टी को लेना है। आप चाहते हैं मुख्यमंत्री कोई ग्वालियर का हो? देखिए, मेरी भावनाएं हो कि जब व्यक्ति मैं राजनीतिक पार्टी का सदस्य हूँ, इसलिए मुझे अपनी भावनाएं नहीं, मुझे पार्टी का निर्णय है। और यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।